ये जो एक्चुअली 5 इसका क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस और उसको क्या क्या सेक्टरल असर पड़ रहा है अलग अलग हिस्सों में अलग अलग किस्म का लोगों के ऊपर। इसका जो 5 लेक्चर का जो हमारा बात हुआ था उसमें पहले 2 रिकॉर्ड हुआ था काफ़ी दिन पहले, काफ़ी महीना पहले, और अभी ये 3 दिन कंसेक्यूटिव डे में 3 अलग अलग मुद्दा पे हम बात कर रहे हैं। और उम्मीद यही है जो जैसे कुछ लोग कल परसों काफ़ी बहुत ऑड टाइम के बावजूद, मैंने 11 बजे सुबह होने के बावजूद काफ़ी लोग जुड़े थे, जिससे ये उम्मीद जगता है जो लोग एटलीस्ट इसके बारे में सोच रहा है। तो आज मैंने थोड़ा सा बात करने का कोशिश करूँगा। जैसे कल हमने मछुआरे बा कोस्टल एरिया, कोस्टल लाइवलीहुड, इसके ऊपर बात किया। उसके पहला दिन इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, उनके ऊपर बात किया। उसके बहुत पहले हिमालय व पश्चिम हिमालय दोनों इन ऊपर फोकस करके हमने चर्चा किया जो क्लाइमेट चेंज का असर क्या पड़ रहा है और क्या पड़ेगा और कैसे उसको क्या कर किया जाना चाहिए उसको टैकल करने के लिए अपना स्तर पे, नीति का स्तर पे कहाँ हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, इस ढंग की चीज़ों को। तो आज मैंने कोशिश करूँगा थोड़ा सा जूम आउट करने का। मतलब जूम आउट तो आप पूरा जूम आउट करने से हम पूरी दुनिया का स्थिति को हमें देखना चाहिए, लेकिन दुनिया का स्थिति मोरलेस अखबार हो कोई हो ये बीच बीच में उठाते हैं। जैसे सबको याद होगा ये सारे दुनिया में अखबार में इंक्लूडिंग इंडिया काफ़ी बढ़ चढ़ के आया था कि 2024 वाज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। मतलब दुनिया में जो पिछले 170 साल का जो क्लाइमेटिक वेदर रिकॉर्ड है उसमें 2024, पहले 2023 उस रिकॉर्ड तोड़ा था, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुआ था। फिर 2024 उस रिकॉर्ड को तोड़ के मैंने अभी तक का रिकॉर्ड में, रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट में जो रिकॉर्ड हुआ है उसके आधार पर सबसे गर्म साल था। लेकिन ये जो ग्लोबल एक चित्र है ये ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, ज़्यादा लोगों के पास पहुंचता है पब्लिक मीडिया के तहत। लेकिन दक्षिण एशिया के देखने को कोई नज़रिया ना तो मीडिया का है। जब बात करते हैं भारत का कोई रीजन में, जैसे केरला का वायनाड में बहुत बड़ा बहुत हेवी लैंड फ्लडिंग हुआ, बहुत हेवी बारिश हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, मौत हुआ, तो एक माइक्रो स्केल में काफ़ी हाईलाइट होता है क्योंकि डिज़ास्टर जब होता है। दूसरा एक ग्लोबल स्केल में होता है क्योंकि वहाँ कहीं और से न्यूज़ आते हैं, वो फीड होता है। लेकिन भारत बा हम दक्षिण एशिया, और बार बार ये बात जब हम क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस का बात हम करते हैं, बा एनवायरमेंटल चैलेंजेस की बात करते हैं, तब सिर्फ भारत को आप देख नहीं सकते हैं अलग से। यदि इसको सही ढंग से समझना है और यदि इसको रिड्रेसल कुछ करना है जो किया जा सकता है ग्लोबली चेंज ना होने के बावजूद, तो उसका कारण हम बार बार बहुत सारे सेशन में ये हम एम्फेसाइज करते हैं कि उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का जो क्लाइमेटिक सिस्टम्स है वो दक्षिण एशिया में एक ही चीज़ों से डोमिनेट होता है। मैंने एक ही मतलब सिमिलर चीज़ों से। उसमें सबसे डोमिनेंट जो है, जिसके लिए बहुत कुछ परिवर्तन होता है और जो एक साइक्लिक क्लाइमेट होता है, वेदर का पैटर्न होता है, वो है हिमालय। सब जानते हैं क्योंकि हिमालय से हमारा नदियों से शुरू करके जो टेम्परेचर डिफरेंस जो हमने सदर्न इंडियन प्लेन्स, पेनिसुलर इंडिया और ऊपर का विंड पैटर्न में जो परिवर्तन, ये सब एक मेजर फैक्टर है हिमालय। दूसरा मेजर फैक्टर है जो तीनों समुंदर हमारे चारों तरफ है, तीनों तरफ है, जो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, जो कल भी बोला था NIO, नॉर्थ इंडियन ओशन रीजियन बोला जाता है, NIO रीजियन। और तीसरा है इसके चलते जो एक बहुत बड़ा स्केल में जो मानसून आते हैं, जो पर्टिकुलरली जो साउथ वेस्ट मानसून, बस समर मानसून जो हम बोलते हैं, उसको ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पूरी दक्षिण एशिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये डोमिनेटिंग फैक्टर है। फूड सिक्योरिटी होगा कि नहीं होगा, यानी खाने का कमी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आपदा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सब ये तीनों चीज़ मेजरली डिटरमिन करते हैं। लेकिन ये भी साथ साथ में ध्यान रखना चाहिए, इन तीनों चीज़ों में आपको हिमालय का एक इंडिपेंडेंट रोल है, 3 समुंदर का रोल है जो ग्लोबल वार्मिंग का चलते, और ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमालय और 3 समुंदर, इन दोनों सिस्टम में
काफ़ी असर पड़ते हैं और पड़ रहा है। लेकिन जो साउथ वेस्ट मानसून और बाकी जो क्लाइमेट, उसमें कुछ और जो ग्लोबल इफेक्ट है, उसमें सभी लोग जानते हैं, जो एनसो सदर्न ऑसिलेशन, इन एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जो है, वो हमारे देश से बहुत बाहर का जो यह है असर है, वो हमारे यहाँ पड़ते हैं। और वो बेसिकली है जो प्रशांत महासागर का जो इक्वेटोरियल रीजियन, तो वहाँ जब ईस्टर्न पार्ट में गर्मी ज़्यादा होता है तो एल नीनो का पैदा होता है। तब इन जनरल यदि इंडियन ओशन डाइपोल उसको काउंटर ना करे तो हमारा बारिश कम होता है, कभी कभी सूखा पड़ते हैं। तो ये सारे चीज़ जो हमारा एक रीजियन से बाहर है, ग्लोबल है, उसका असर हमारा क्लाइमेट में, हमारा वेदर में पड़ते रहते हैं। और जस्ट टू मेंशन, इस साल जैसे अभी फरवरी का लास्ट डे है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गर्मी जिस हद से बढ़ा है, तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसका एक कारण है, जो पिछले एक साल जो लानिना का फेज़ था पैसिफिक में, इक्वेटोरियल पैसिफिक में, अभी कुछ एक महीना से वो नीनो न्यूट्रल फेज़ क्रॉस करके अभी एल नीनो फेज़ में स्विच ओवर करने का सिग्नल्स मिल रहा है। मतलब इक्वेटोरियल पैसिफिक का जो टेम्परेचर, जो नीनो 3.4 रीजियन जिसको बोला जाता है, वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंसेस एक्सेट्रा देख के साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं कि इस साल लगभग जून तक एल नीनो शुरू होने का चांस है। और कुछ प्रेडिक्शन बोल रहे हैं इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग एल नीनो हो सकते हैं। और ये एक हमारे जो पूरी देश का, पूरी दक्षिण एशिया का जो मुद्दा है, इसमें जैसे हम परसों का इसमें बोल रहे थे कि बहुत बड़ा संख्या में एक मजदूर वर्ग है जिनको एक्सपोज्ड होकर काम करना पड़ता है। तो यदि इस बार दो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर काम करे, एक तो टेम्परेचर राइज इटसेल्फ हैज़ गॉन अप, द रेट ऑफ टेम्परेचर राइज ये अपने आप में ऊपर जा रहा है। दूसरा, उसके ऊपर यदि एल नीनो शुरू होता है तो वो एल नीनो का साल में, जिस साल जब तक एल नीनो रहते हैं, वो एक्स्ट्रा हीट पंपिंग भी करते हैं एटमॉस्फेयर में। मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एल नीनो इंड्यूस्ड वार्मिंग होते हैं। तो इस साल ये शायद जो मई जून का जो गर्मी शुरू होगा, मैंने मेन गर्मी, अभी गर्मी ऑलमोस्ट आने शुरू हो गया, दिल्ली में अभी 31 डिग्री से ऊपर आ रहा है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। लेकिन इस साल मई जून तक हीट का इम्पैक्ट माइट बी वेरी वेरी हाई। तो वो एक वरिंग फैक्टर है, वो सबको याद रखना चाहिए। और दिस इज़ डोमिनेटेड बाई ए ग्लोबल फैक्टर। तो साउथ एशिया में दक्षिण एशिया में जो मेजर चेंजेस हो रहा है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए मतलब हमें हमारे जितना हिम्मत क्षमता है, हम देश का स्तर पे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, बट जहाँ जहाँ हम कर पाएंगे, लेकिन लार्जर स्केल में क्या करना चाहिए, ये भी, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा ध्यान आकर्षण करूँगा। एक उसके लिए क्या करना चाहिए, और ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, बिकॉज दिस ईयर इट्स गोइंग टू बी एन एल नीनो, सो गर्मी ज़्यादा होगा, अर्ली समर मेल्ट ऑफ हिमालयन स्नो एंड आइस कवर ज़्यादा होगा। हाँ, अर्ली समर में हिमालयन एरिया में फ्लैश फ्लड का घटनाएं संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस समर में आपको पानी का जो दिक्कत है, लगभग इस हर समर में करीब 200 जिला में भारत का पानी का प्रॉब्लम होता है, ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग वाटर, इरिगेशन वाटर। तो उस समस्या और भी कठिन हो सकते हैं यदि ना इंडियन ओशन पॉजिटिव डाइपोल उसको काउंटर करे। तो ये अभी भी मौसम विभाग भी अभी नहीं बोल सकते हैं, अप्रैल में जाके इसको फोरकास्ट करेगा, तो फर्स्ट जो फोरकास्ट होता है। लेकिन चांसेस काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि इस साल एल नीनो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने का इंडिकेशन ऑलरेडी मिल रहा है। बहुत अर्ली इंडिकेशंस है, लेकिन ऑलरेडी इंडिकेशंस अवेलेबल है। तो उसके चलते ये जो कुछ चीज़ होने का चांस बढ़ जा रहा है। एक है पूरी हिमालयन रीजियन में, जैसे मैंने बोला, जो ऑलरेडी जो ट्रेंड पिछले कुछ सालों से नोटिस किया गया है, वो है जो पेरेनियल स्नो एंड आइस कवर। मतलब हिमालय में हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में कुछ जगह में टेम्पोररी स्नोफॉल होते हैं, फिर वो पिघल जाते हैं, वहाँ नॉर्मली स्नो कवर्ड नहीं रहते हैं। लेकिन जो पेरेनियल स्नो एंड आइस कवर्ड एरियाज़ था, वो पिछले 2-3 दशक से क्लाइमेट चेंज का चलते वो काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है। और
उसको कुछ डेटा है, जैसे इंडस रिवर बेसिन में पिछले करीब 25-30 साल में 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर पेरेनियल स्नो एंड आइस कवर ख़त्म हो गया। ने हम बात करते हैं, ऑफकोर्स सही बात ही है, जो लद्दाख में चाइना आके 4000 स्क्वायर किलोमीटर दखल कर लिया, उनमें बैठे हैं, लेकिन सिर्फ इंडस बेसिन में 4000 स्क्वायर किलोमीटर पेरेनियल स्नो एंड आइस ख़त्म हो गया, ये बात हमें कभी किसी ने ना उठाते हैं, ना इसका कोई चर्चा है। सिमिलरली गंगा का बेसिन में ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर किलोमीटर पेरेनियल स्नो एंड आइस कवर ख़त्म हो गया, मतलब जितनी था उससे अभी 3000 स्क्वायर किलोमीटर कम है। और इसका सीधा असर ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल वाटर, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई सबके ऊपर पड़ता है, ये सब जानते हैं। अब मेजर रिवर के सारे रिवर पे आप कुछ लोगों ने यदि नोटिस किया है तो थोड़ी दिन कुछ महीना पहले ही जो एक स्टडी 5 बड़ा नदी का ऊपर एक स्टडी आया था, जिसमें गंगा है, जिसमें गोदावरी है, तीस्ता है, नर्मदा है। इस स्टडी ने दिखा रहा है पिछले 3 दशक में बहुत तेज़ी से इन सब नदी का एनुअल एवरेज फ्लो घट गया है। और ये घट गया मतलब इनका डिकेडल ट्रेंड, मतलब हर 10 साल का जो ट्रेंड है ये घटते जा रहा है। तो ये जो नदी है ये लगभग 50, 60, 70 करोड़ लोगों को, जिसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं। नर्मदा, अब जानते हैं नर्मदा छत्तीसगढ़ से शुरू होकर गुजरात तक कितनी लोगों को पानी देता है, उसका पानी कम है। गंगा इज सपोज टू बी द वॉट एवर, भारत का तो एकदम एक सिंबल ही हो गया, तो गंगा में पानी कम हो जा रहा है, बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। इनफैक्ट अपर रीचेस में भागीरथी जहाँ है उस रीचेस में और भी तेज़ी से कम हो रहा है, क्योंकि देवप्रयाग में भागीरथी या अलकनंदा मिल के फिर गंगा बनते हैं, वहाँ भी कम हो रहा है, उसका डाउन स्ट्रीम में भी कम हो रहा है, उसको अपस्ट्रीम में भी कम हो रहा है। तो मतलब जो 2 किस्म का चीज़ इसमें हो रहा है, पूरी देश में जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ वाटर 2 है, एक तो रिवर फ्लो जो रेनफॉल के चलते, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके इस्तेमाल करना एक्सेप्ट रेनफेड एग्रीकल्चर हम करते नहीं हैं, बहुत ही माने मिनिमल है, मतलब वी शुड हैव डन दिस इन अ लार्ज स्केल बट वी हैव नॉट डन दिस। तो द ओनली लार्ज स्केल एप्लीकेशन जो है डायरेक्ट रेन वाटर का वो है रेनफेड एग्रीकल्चर। और रेनफेड एग्रीकल्चर का जो परिमाण था, वो अमाउंट था, वो पिछले करीब 10-20 सालों में काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि इरिगेशन सारे लोग अभी आइदर कोई कैनाल इरिगेशन बा ग्राउंड वाटर इरिगेशन। तो आजकल एक मध्यम किसान भी पहला कोशिश करते हैं एक पंप सेट लगा देने का, एक बोरहोल ये करके एक पंप सेट लगा देने का। उसका कारण है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का चलते जो बारिश का जो पैटर्न था, जो टेम्पोरल एंड स्पेशियल, मतलब टेम्पोरल मतलब इन टाइम, हम जानते थे इस टाइम पे, जानते मतलब सेंचुरीज व मिलेनिया का जो ऑब्जर्वेशन थी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज बिल्डअप हुआ था, दैट वाज बाय ऑब्जर्वेशन ओवर सेंचुरीज, मेनी सेंचुरीज। तो उसके चलते हम जानते थे कि ठीक है इस समय बारिश शुरू होगा, इस समय इतना गर्मी लगभग होगा, तो सोइंग इस समय करना चाहिए, तो दोबारा इस टाइम पानी आएगा। तो नाउ मेनी ऑफ दिस हैव गॉटन डिसरप्टेड। वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज का हुआ है, जो 20 साल 22 साल पहले से प्रिडिक्टेड था, जो रेगुलरिटी ऑफ द मानसून रेनफॉल, ये डिस्टर्ब होगा। अभी देखा जा रहा है जो मानसून, नॉट एवरी ईयर बट ओवर ए लॉन्ग पीरियड, आप देखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स मानसून शुरू हो रहा है थोड़ा देर से, शुरू में कुछ बारिश होके देन इट्स बिकमिंग ड्राई, एंड देन मानसून विथड्रॉल का टाइम काफ़ी पीछे चला गया। ये एक एंटायर साउथ एशिया में, दिस इज़ अनदर इम्पैक्ट विच इज़ बीइंग सीन फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। उसका बहुत बड़ा एक नुकसान जो हो रहा है, जब फसल पकने का समय आता है उस टाइम भारी बारिश आजकल काफ़ी मिल रहा है। पिछले साल 2025 में यही हुआ था, और बहुत सारे राज्यों में, उस टाइम मैं राजस्थान का कुछ 4 आदिवासी एरिया में अक्टूबर का 26, 27, 28 में घूम रहा था कुछ ग्रुप्स के साथ। तो वहाँ भी देखा आदिवासी किसान, गांव का छोटे किसान, ने उनके सारे फसल, सोयाबीन का फसल, उनका मक्का का फसल सब बर्बाद हो चुका है, क्योंकि काटने का समय आने का टाइम बहुत भारी रेनफॉल हुआ। जबकि राजस्थान का उस हिस्सा से मानसून
generally by end September by first few days of October monsoon withdrawal शुरू हो जाते हैं। कच्छ में हेवी बारिश, गुजरात में कच्छ में हेवी बारिश बीच बीच में हो रहा है, जबकि कच्छ एक बहुत कम बारिश वाला, मेरे ख्याल में कच्छ का मेजर हिस्सा 400 mm का नीचे बारिश का, 400 mm से काफ़ी नीचे बारिश का एरिया है। तो वहाँ भी बहुत हेवी बारिश लेट मानसून के तहत हो रहा है और ये प्रेडिक्टेड था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और ये होगा क्योंकि यदि हम थोड़ा सा हमारा इतिहास में पीछे जाए, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जब डिक्लाइन किया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन एंड फॉल, उसका अभी जो पता चला है, मैंने जो रिसर्च से जो अभी एविडेंस मिला है, इसका सबसे बड़ा कारण है मॉनसून का ईस्टवर्ड शिफ्ट। क्योंकि लगभग 5,500 साल पहले आज जिस दिशा में हम जा रहा है, मीनिंग वार्मिंग हो रहा है, 5,500 साल पहले इंटरग्लेशियल पीरियड का टुवर्ड्स द कूलिंग फेज में हम जाना शुरू किए थे। तो वो जो कूलिंग फेज में जाना शुरू हुए थे, तो उसके चलते मानसून उतना पश्चिम में नहीं पहुंच पा रहा था। उसका पहले जो जाता था, जो पहले पहुंचता था, उसके लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश किया था, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा पानी का उपलब्ध, काफ़ी ज़्यादा पानी का उपलब्ध था, तो सरप्लस फूड बन पाया। सरप्लस फूड छोड़ के कोई सिविलाइजेशन नहीं चलते हैं, संभव ही नहीं है। तो वो एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, जो हमारा एक डेंजर रिस्क फैक्टर भी बहुत बड़ा है। तो द प्रोसेस जो उस टाइम शुरू हुआ था, उसका उल्टा दिशा में हम ह्यूमन मेड हमारा सिस्टम मेड क्लाइमेट चेंज में हम उसको उल्टा कर दिया, और इसके चलते मानसून का अभी वेस्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये पूरी दक्षिण एशिया का एक बहुत प्रोमिनेंट ट्रेंड है, मानसून वेस्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है। मतलब जहाँ बारिश बहुत कम होता था, आज वहाँ बारिश काफ़ी बढ़ रहा है। आप सरकारी आंकड़ा देखिए, किसी को आप बताएंगे राजस्थान में थार डेजर्ट क्या है, वो एक डेजर्ट है। मतलब वहाँ एक डेजर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बहुत कम प्रेसिपिटेशन, बहुत कम सॉइल मॉइस्चर और बहुत कम वेजिटेशन। तो ये जो हुआ था पिछले 20 साल में, थार डेजर्ट करीब 33-34% एक्स्ट्रा ग्रीनिंग हुआ है। and this is something unusual, within a very short period थार डेजर्ट का ग्रीनिंग हुआ है ओवर 32-33%। तो और मैं मजाक में किसी को बोल रहा था थोड़ी दिन पहले गुजरात में, अब जब गए थे, जब आप अभी राजस्थान में डेजर्ट में जाके बहुत सस्ता ज़मीन है, मैं मजाक में बोला, नॉट सीरियस, जो आप खरीद लो, आपका ग्रैंड चाइल्ड जब बड़ा हो जाएगा तब वो बहुत अच्छा खेती ज़मीन बन जाएगा। बट दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर इट इज़ लीडिंग टू। जो बहुत ही ड्राई एरियाज था हमारा वेस्टर्न फ्रंट में, ड्राई इसीलिए था क्योंकि वहाँ मानसून पहुँचता नहीं था। आज के दिन में क्योंकि वार्मिंग हो रहा है, तो मानसून फ्रंट को पुल करने का पावर बढ़ गया है, तो मानसून फ्रंट ज़्यादा मॉइस्चर, और कल भी जो हमने बोला, तीनों समंदर का जो सी सरफेस टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, तो बहुत ज़्यादा पंपिंग हो रहा है मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में। उस मॉइस्चर को ज़्यादा तेज़ी से खींच के और भी वेस्ट में मानसून फ्रंट लेके जा रहा है। इसमें दो जगह में बुरा असर पड़ रहा है। एक तो जो हमारे हिमालय है, मेन हिमालयन रेंज, वो जनरली मानसून का लिए, मानसून क्लाउड के लिए, मानसून फ्रंट के लिए एक इम्परमिएबल बैरियर होता था। उसके ऊपर, उसके क्रॉस करके उधर नहीं जाता था, और उसी कारण लद्दाख इज़ ए कोल्ड डेजर्ट, स्पीति इज़ ए कोल्ड डेजर्ट, टिबेटन प्लेटो इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। लेकिन ये जो वार्मिंग का ट्रेंड शुरू हो गया, जो आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन मेड, उसके चलते मानसून जैसे, मानसून फ्रंट जैसे एक साइड हमारा वेस्टर्न दिशा में ज़्यादा जा रहा है, ऐसे ही नॉर्थ में पिछले साल 2025 में मानसून मेन हिमालयन रेंज को क्रॉस करके लद्दाख को कवर करके सदर्न तिब्बत तक पहुंच चुका था। और ये सिर्फ, ये तो डेटा है, और उसी टाइम सितंबर 8 आई रीच्ड लद्दाख, एंड मुझे देख के बड़ा अजब लगा, क्योंकि लद्दाख में मैंने 5-6 बार गया हूँ। लेह में डार्क मानसून क्लाउड 3 दिन तक पूरा छाया हुआ था, और पिछले साल का रिकॉर्ड है मंथ ऑफ अगस्त लेह में, क्योंकि आप जानते हैं लद्दाख का 2 हिस्सा है, लेह एंड कारगिल। हाँ, तो लेह लार्जली डेजर्ट, हायर ऑल्टीट्यूड डेजर्ट, बुद्धिस्ट डोमिनेटेड। कारगिल थोड़ा सा लोअर ऑल्टीट्यूड। बहुत ज़्यादा जो लद्दाख का जो वेजिटेशन और सब्जी उत्पादन और ये सब है, ये कारगिल में ज़्यादा होता है, और लेह में कारगिल मुस्लिम डोमिनेटेड। तो ये दोनों हिस्सा मिलके लद्दाख होता है। लेकिन लेह में
जो अगस्त महीना में एवरेज रेनफॉल है, और एवरेज होता है पिछले 3 दशक का एवरेज, उससे 10 गुना ज़्यादा रेनफॉल हुआ था। तो ये जो एक not only record breaking, but if you are having 1000% extra rainfall above your normal was very low, admitted, लेकिन 10 गुना 1000% एक्स्ट्रा, दैट डिसरप्ट्स द एंटायर लाइफस्टाइल। सिर्फ एक एग्जांपल मैं दूंगा और बहुत सारे हैं। लद्दाख में, जो लोग लद्दाख गए हैं आप देखे होंगे, लद्दाख में बहुत सारे घर कच्चा मिट्टी को बना हुआ है, मतलब अनबर्न्ड ईट ब्रिक्स। उन्होंने मिट्टी का ईंटा बनाया लेकिन उसको जलाया नहीं, क्योंकि वहाँ बारिश होता नहीं था। तो मिट्टी का ब्रिक्स बहुत साल, हजारों साल तक चल जाते थे। इनफैक्ट लेह से थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे, एक फोर्ट है बसगो फोर्ट, एक किला है, वो किला मिट्टी का, कच्चा मिट्टी का ईंटों से बना हुआ था। अभी इतनी रेनफॉल बढ़ चुका है, जो रेनफॉल के चलते ये जो कच्चा मिट्टी का बना हुआ घर है वो पिघल के जा रहा है। तो एक पूरी एरिया जो पिछले 5000 साल से जिसको आदत पड़ चुका था, जो हमारा इस किस्म का वेदर है, क्लाइमेट है, हम घर इस ढंग से बनाते हैं, हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज ये है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ये है, नाउ एवरीथिंग इज गेटिंग डिसरप्टेड। तो नाउ लद्दाख हैज़ टू यूज़ बर्न्ड ब्रिक और कंक्रीट, जो पूरी लद्दाख के लिए एक बिल्कुल नया नहीं है। शहर में बहुत बहुत बन रहा है, जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल, वो तो पक्का ईंट कंक्रीट से बनी रहा है, बट दिस इज़ नॉट अ गुड डेवलपमेंट। एंड ये पूरा जो एक पैटर्न ऑफ लाइफ उसको डिसरप्ट कर रहा है। और जिस किस्म का वेजिटेशन वहाँ होता है, वह होता था, अभी उसमें डिसरप्शन शुरू हो गया, क्योंकि आपको एक सूखा एरिया में एक किस्म का वेजिटेशन होता है। जैसे वो सिवाकथन आप देखेंगे, ये जो कुछ बेरीज़ है, ये उसका जूस बहुत वहाँ एक अच्छा बिजनेस है। लेकिन यदि वहाँ रेनफॉल बहुत बढ़ जाए तो ये चीज़ काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस ढंग का डिसरप्शन सारी जगह में हो रहा है। जैसे मैंने राजस्थान के बोला, 2 साल 3 साल पहले बाड़मेर में इतनी बारिश हुआ, इतना बाढ़ हुआ, ये 3 महीना तक बाड़मेर में पानी जमा हुआ था। तो ये बात आप किसी भी लोग देख सकते हैं। आप यदि पुराना दिन का गूगल अर्थ का मैप में आप जाए और अभी का राजस्थान का, वेस्टर्न राजस्थान का थर्ड डेजर्ट देखें, आपको काफ़ी ग्रीनरी दिखेगा जो पहले नहीं दिखता था। और उसके चलते वहाँ का जो माइक्रोबियल लाइफ, वहाँ का जो छोटे लाइफ, इन सब में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। कुछ जिंदगी के लिए, कुछ लाइफ के लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो डेजर्ट में जिन्हें जी नहीं सकते थे, जो थोड़ा सा हरा भरा जगह में जी सकते हैं, उस ढंग का लाइफ का अभी वहाँ इन्वेशन हो रहा है। मैंने जो नेबरिंग एरिया था उससे वहाँ इन्वेशन हो रहा है। बट ये सब एक जो हिंदी में बोलते हैं ना, एक उथल पुथल वाला चेंज हो रहा है। इसको सारे लाइफ अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे कम अडॉप्ट प्लांट लाइफ कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट लाइफ आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स को मूव करने के लिए बहुत जनरेशन चाहिए होता है, मतलब उनको सीड्स कोई और डालेगा, उस सीड से वो प्लांट थोड़ा और कहीं होगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन वहाँ जाएगा। तो प्लांट्स भी मूव करते हैं, बट प्लांट्स का मूवमेंट बहुत स्लो है ओवर मेनी जनरेशन्स। और जो माइक्रोबियल उनका जो एक हम जनरली हमें नज़र नहीं आते हैं जब हम बायोडाइवर्सिटी, हरा भरा ये बात करते हैं। एक किसी भी एक इकोसिस्टम का बेस है वहाँ का माइक्रोबियल लाइफ, वहाँ का सॉइल माइक्रोब्स सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी का सोर्स है। और जिस टेम्परेचर, जिस ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस व वेटनेस, इसमें व पीएच, इसमें एक माइक्रोबियल लाइफ पनपते हैं। यदि वो सडनली चेंज हो जाए, वो पूरा माइक्रोबियल लाइफ आइदर मर जाएगा, मैंने वो कोलैप्स करेगा सिस्टम। और जब तक एक नया किस्म का माइक्रोबियल लाइफ वहाँ डेवलप नहीं होगा, जो माइक्रोबियल लाइफ का एडाप्टेशन टाइम बहुत शॉर्ट है, नहीं होगा, तब तक आपको पूरा जो इकोसिस्टम का बेस वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये प्रोसेस बहुत जगह में चल रहा है। जो मैंने बोला ये सारे डेटा के आधार पर है। जो थार डेजर्ट व लद्दाख, इसमें रेनफॉल बढ़ चुका है। जो हमारा नॉर्दर्न रीजन एंड वेस्टर्न रीजन में रेनफॉल काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है। हमारा हिमालयन रिवर्स का पिघलने का रेट, पर्टिकुलरली अर्ली समर एंड समर में जो पानी का डिप्लेशन उसके बाद शुरू होना, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ ईयर राउंड वाटर सोर्सेस, ये काफ़ी घट रहा है। अर्ली समर रिवर फ्लो तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके चलते
इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे छोटे छोटे हमने बहुत बार देखा फ्लैश फ्लड हुआ, जैसे नैटवार के पास वहाँ जो रूपिन शुपिन मिल के ये बनते हैं तमाशा टॉन्स, उसमें काफ़ी ये दिखा गया, मैंने भी देखा पर्सनली कि सडन समर में सडनली ऊपर में कोई रेनफॉल नहीं है लेकिन इतना गर्मी बढ़ गया, सडनली वहाँ फ्लैश फ्लड आया और छोटे छोटे कल्वर्ट ब्रिज उड़ा के चला गया। तो ये घटनाएं हिमालयन एंड लोअर हिमालयन एरियाज़ में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसके बाद लंबा ड्यूरेशन, पानी का फ्लो इतना कम है, जो आप पहाड़ में जो वाटर व्हील्स चलता था, घड़ाट बोलते हैं, पंचक्की बोलते हैं, जिसमें पहले पीसा जाता था, ग्रेन्स पीसा जाता था, ऑयल पीसा जाता था, बहुत जगह में उसको मॉडिफाई करके अभी छोटे छोटे 5 किलोवाट और 10 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बना लिया गया, बहुत जगह में हुआ है। लेकिन जब आप एक छोटा पीरियड में बहुत ज़्यादा पानी आएगा, उसके बाद लंबा पीरियड में पानी बहुत ही कम आएगा, तब ये सारे सिस्टम कोलैप्स कर गया। और आज के दिन में मैंने 10,000 15,000 की संख्या में होगा जो घराट है वो बंद हो चुका है। और मतलब उतना ही जो परिवार जो उसके ऊपर निर्भर थे वो भी अभी कोट अनकोट अल्टरनेटिव लाइवलीहुड का चक्कर में मजदूरी करने के लिए कहीं शहर में पलायन कर चुके हैं, कर रहा है। ये जो स्थिति है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और जो मैंने बोल रहा था दक्षिण एशिया में अलग अलग जगह में अलग अलग स्थिति में, लेट मी कम बैक टू वन कनेक्टिंग फैक्टर, ये जो नदी, ग्लेशियर्स, स्नो एंड आइस कवर, पेरेनियल नॉन पेरेनियल दोनों किस्म का, और जो नदी, इन तीनों मिलके हमारा पूरी उत्तर भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, आपको पाकिस्तान, इन सब का प्राइमरी वाटर सप्लाई, हमारा पेनिसुलर इंडिया और श्रीलंका छोड़ के इन सब का वाटर सप्लाई प्राइमरीली यहाँ से आते हैं। तो क्योंकि पूरी आप रिवर का श्रृंखला देख लीजिए नॉर्थ से, वो बहुत बड़ा सोर्स है। और ये सोर्स इतना तेज़ी से परिवर्तन हुआ है जो बहुत सारे साइंटिस्ट नाउ आर स्क्रैचिंग देयर हेड, इतना तो कारण नहीं था। क्योंकि ये हमें पहले भारत का जो हम हिसाब देखते हैं, 170 साल का जब मैं बोल रहा था क्लाइमेट रिकॉर्ड है, मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड है, भारत के लिए बहुत रिलायबल इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड करीब 110 से 15 साल का है। हाँ, तो उस रिकॉर्ड में देखा गया जो 1901 से 1910 ये जो डिकेड था, उसके हिसाब से आप लेटेस्ट डिकेड छोड़ दीजिए, 2015 से 2024 यदि छोड़ दे, तो आप उसके पहले तक 2014 तक भारत में टेम्परेचर राइज दुनिया का एवरेज टेम्परेचर राइज से कम था। ये मेट्रोलॉजिकल आईएमडी का रिकॉर्ड है, जो भारत में 1901 से 1910 का बीच जो एवरेज टेम्परेचर था, क्योंकि डिकेडल टेम्परेचर है, एवरेज करते हैं, एक साल कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, अगला साल उसको ऐसे इम्पोर्टेंट माना नहीं जाता है उतना, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस बहुत दूसरा किस्म से है, वो मैंने बाद में आऊँगा। तो इससे टेम्परेचर 2010 का दशक तक 0.7 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0.7 बढ़ा था, जबकि पूरी दुनिया का 1 से थोड़ा ऊपर बढ़ा था। लेकिन जब हिसाब 2015 से 2024 का दशक से लिया गया, तब देखा जा रहा है वही 1901 से 10 का बीच से हिसाब से 0.92 डिग्रीज बढ़ चुका है। तो मतलब जो रेट में बहुत भारत में 2 रीज़न में थोड़ा सा कम रेट में टेम्परेचर बढ़ रहा था ग्लोबल एवरेज से, वो फैक्टर्स को अभी ओवर पावर कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो चीज़ है ये, क्योंकि यदि आप दो जो फैक्टर था, एक है एरोसॉल लोडिंग, जो भारत में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ये सब जानते हैं। इनफैक्ट ये भी क्लाइमेट के साथ एक रिलेटेड फैक्टर है, जो हमारे सामने एक मैसिव पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। क्योंकि भारत का करीब, यदि हम भारत का अपना एम्बिएंट एयर क्वालिटी नॉर्म्स ले, जो CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किया है, और वो काफ़ी कंसल्टेशन के बाद जारी किया है, तो उसके हिसाब से भारत का 62% लोग एक्स्ट्रा एयर पोल्यूशन में भुगत रहा है। मतलब सिर्फ भारत में यदि आज सेंसर होगा, ये बात हम कर भी रहे थे, तो संख्या कितना होगा, लगभग 38-40% शहर में रहने वाले होंगे। तो भारत में सारे शहर के बहुत बाहर, मतलब बहुत ग्रामीण इलाका में भी लोग एयर पोल्यूशन के चलते भारत का ही जो अपना जो लूज स्टैंडर्ड है उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन में एक्सपोज्ड हो रहा है, कैंसर्स बढ़ रहा है,
लोगों का सांस का बीमारी बच्चों में 30-40% बच्चों में सांस का बीमारी है, पर्टिकुलरली यूआरटी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीजेस भरा हुआ है। जो उनका ये जो है अस्थमा का संख्या बहुत बढ़ रहा है। तो वो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। और ये यदि आप WHO का मानक माने तो भारत का 92% लोग WHO का मानक जो है उसके ऊपर एयर पोल्यूशन में साल भर एक्सपोज्ड है। और इसी के चलते जो 2 बार स्टडी हुआ था, जो दिख रहा है 17 से 20 लाख लोग सालाना प्रीमैच्योर डेथ होता है। मतलब जितनी डेथ हम एवरेज में देखते हैं उससे लगभग 20 लाख लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन का चलते एक्स्ट्रा मर रहा है हर साल। तो इसके साथ क्लाइमेट चेंज का भी एक काफ़ी ताल्लुक है, क्योंकि कुछ किस्म का एरोसॉल जो है बहुत फाइन जो कण है, पार्टिकुलेट्स है, इतना फाइन है जो हवा में तैरते रहते हैं। क्योंकि हवा में ब्राउनियन मोशन में हवा का मॉलिक्यूल का टक्कर में वो तैरते रहते हैं और नीचे गिर नहीं पाते हैं बहुत दिनों तक, हफ्ते तक, महीना तक। तो जो एरोसॉल्स है उसमें 2 किस्म का है। एक किस्म का एरोसॉल जो वार्मिंग करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, जो ब्लैक कार्बन एरोसॉल, ब्राउन एरोसॉल, सूट, इसको बोला जाता है। एक किस्म का एरोसॉल कूलिंग करते हैं, जो सल्फेट एरोसॉल होता है। जैसे जब जिस कोयला में व जिस पेट्रोलियम में काफ़ी पेट्रोलियम है उसको यदि आप जलाएंगे तो जहाँ काफ़ी सल्फर है उसको यदि आप जलाएंगे तो सल्फेट एरोसॉल एज ए सेकेंडरी प्रोडक्ट हवा में आएगा। और वो सल्फेट एरोसॉल्स सूरज के जो किरण है उसको काफ़ी रिफ्लेक्ट करके वापस स्पेस में भेज देते हैं। इसीलिए सल्फेट एरोसॉल को माना जाता है वो है कूलिंग एरोसॉल्स, और ब्लैक कार्बन एरोसॉल्स आर वार्मिंग एरोसॉल्स। तो ये जो भारत में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है उसके कारण में वो हीटिंग को थोड़ा मस्क किया था। अभी तक जो भारत में जितना गर्मी ग्लोबल वार्मिंग के चलते होना चाहिए था उसको थोड़ा सा कम रखा था हमारा एक्स्ट्रा एयर पोल्यूशन। वो अच्छा काम नहीं है, मैंने अच्छा डिज़ायर्ड थिंग नहीं है, क्योंकि हेल्थ के लिए वो बहुत ख़तरनाक है, लेकिन ये मस्किंग कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ साल में एक तो सल्फ़र का अमाउंट को कंट्रोल किया गया, जो ग्लोबली भी किया गया और भारत में भी किया गया। ये बाई रेगुलेशन जो आपका फ्यूल में सल्फ़र कंटेंट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिस कारण में आप देखेंगे कि नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्दर्न एरियाज़ में टेम्परेचर थोड़ा सा जंप हुआ। और सेम कारण में भारत में भी वन ऑफ द रीजंस जो एरोसॉल लोडिंग थोड़ा सा कम हुआ उसके चलते, और उस एरोसॉल में सल्फेट एरोसॉल जो रिफ्लेक्टिव एरोसॉल्स है उसको कमी हुआ, इसके चलते वार्मिंग अभी और तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये हमारा जो हम बोलते हैं ना बाई डायरेक्शनल शॉ, इधर भी जाएगा तो काटेगा, इधर भी जाएगा तो काटेगा। तो हम इस ढंग का एक स्थिति में है, ना तो हम चाहते हैं हमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में हम रहे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो सल्फेट पॉल्यूशन मैंने ऑफकोर्स जो ब्लैक कार्बन एरोसॉल है जो गाड़ियों का जलाने से होता है, कोयला जलाने से, जितना मैंने कोयला बिजली घर जल रहा है उससे ब्लैक कार्बन एरोसॉल है। अभी यदि आप इंडोनेशिया से कोयला लाएंगे वहाँ का कोयला में सल्फर ज़्यादा होता है तो सल्फेट एरोसॉल ज़्यादा निकलेगा। और यदि फ्लू गैस डीसल्फराइज़र यदि मैंडेटरी कर दिया जाएगा, जो बहुत साल पहले करना था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2015 में जो गाइडलाइन जारी किया था, जो नॉर्म जारी किया था कि 2017 तक भारत में सारे कोयला बिजली घर को फ्लू गैस डिसल्फराइज़र लगाना पड़ेगा जहाँ भी सल्फ़र का अमाउंट इससे ज़्यादा है। किसी ने नहीं लगाया। तो हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड से एटमॉस्फेयर में जब जाते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड भी बनते हैं पानी के साथ मिलके, तो हमारे सांस के साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि भारत का कोयला बिजली घर इसको माना नहीं। और उन्होंने जाके मिनिस्ट्री में दरबार किया तो मिनिस्ट्री ने फिर उसको 17 से 22 तक 5 साल बढ़ा दिया। 2022 तक भी पूरी देश में शायद 3-4 ही बिजली घर बनाया था, फिर उसको भारत सरकार इनडेफिनिट स्तर के लिए बना दिया। अभी नीति आयोग पिछले साल एक रिपोर्ट लेके आया, ये FGDs लगाना ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगा। तो ये मतलब भारत का लोग लाखों के संख्या में मर सकते हैं पोल्यूशन में, लेकिन उसमें जो पावर प्लांट में एक पावर प्लांट में कुछ 100-150 करोड़ का एक इंस्ट्रूमेंट लगाने से लाखों लोगों का ज़िंदगी थोड़ा सा सुधर सकते हैं, वो हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा नीति का आज के दिन में नीति का जो डायरेक्शन क्लियरली ये है। तो उसके लिए इसीलिए नीति में क्या हम हस्तक्षेप कर पाएंगे सेंट्रल लेवल में, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन उसको छोड़ दे,
तो ये जो मैंने बोला, हमारा नदी, वाटर सप्लाई, ये एक मेजर फैक्टर है, एक मेजर रूट है जिसके थ्रू क्लाइमेट चेंज का असर भारत का एक बहुत बड़ा संख्या, जो जनसंख्या है उनके ऊपर पड़ रहा है। और यदि हमें इसको अपना स्तर पे कुछ करना है, एक तो ग्लोबली हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या कोई फॉसिल फ्यूल का फेस डाउन का ट्रीटी में आएगा, कोई सारे देश मानेगा? अभी तक तो माना नहीं, 30 साल के बाद जो नेगोशिएशन हो रहा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो आज के दिन में जो एमिशन ट्रेजेक्टरी है, यदि उस हिसाब से चले तो साफ दिख रहा है 2050 तक हमारा डिज़ास्टर सिचुएशंस काफ़ी गुना बढ़ जाते हैं। यदि आप रिपोर्ट्स भी देखें, स्टडीज़ भी देखें, सरकारी स्टडीज़ देखें, जो मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस का स्टडी साफ दिखा रहा है, जो काफ़ी मॉडरेट एस्टिमेशन है अभी का स्ट्रेस से, जो 2050 के पहले हीट वेव, नंबर ऑफ हीट वेव डेज 3 से 4 गुना कम से कम बढ़ेगा। 3 से 4 गुना मतलब 300% टू 400%। और जो डेटा दिखा रहा है, जो हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर डेज, जिनको जैसे किसी भी दिन में एक मैक्सिमम टेम्परेचर, एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, उसका एक मीन निकाला जाता है, और पूरी साल का भारत का एक मीन टेम्परेचर निकाला जाता है। पूरे भारत का मीन टेम्परेचर और सिर्फ मीटरोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं रखते हैं, क्योंकि लोगों को क्या नुकसान होगा, लोग हीट वेव से मरेंगे कि नहीं मरेंगे, वो मीन टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, पूरी भारत का एवरेज व सालाना एवरेज, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन इसके साथ जो ताल्लुक है, यदि एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो भारत का रिकॉर्ड दिखा रहा है, जो हमारा दो चीज़ हुआ है पिछले 3 दशक में, जो मिनिमम टेम्परेचर जो नाइट में आता है उसमें बढ़ोतरी ज़्यादा हुआ है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो दोपहर को 3-4 बजे होता है उसमें बढ़ोतरी थोड़ा कम हुआ है। तो मैं बहुत जल्दी इसको समेट के और 2-4 मुद्दा लेके फिर ख़त्म करूँगा, फिर ओपन सवाल जवाब के लिए। तो ये जो चलते नदियों के ऊपर जो असर पड़ा, इसको यदि हमें टैकल करना है, इसको हमें दक्षिण एशिया लेवल पे ही टैकल करना पड़ेगा। और मैं जस्ट रिमाइंड करना चाहूँगा, 2014 तक जब सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एक्टिव था, हम उनके साथ साथ पीपल्स शार्क का प्रोग्राम भी करते थे, तब शार्क देशों ने, तब 7 देश था, 8 देश बाद में बना, मिल के क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिया था। वो स्टेप्स का डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ है। आज शार्क ठंडा बस्ते में चले गए, आज भारत पाकिस्तान को साइडलाइन करने के लिए बिम्स्टेक और ये सब कर रहा है, मतलब लूक ईस्ट, बिम्स्टेक, ये सब कर रहा है। लेकिन आप यदि देखेंगे, पाकिस्तान का बेसिकली एक ही नदी है जो इंडस है, वो सारे नदी का मिलने के बाद इंडस है। पाकिस्तान का फूड प्रोडक्शन का लाइफलाइन वो भी है, वही है। पाकिस्तान का वाटर लाइफलाइन भी वही है। भारत और नेपाल में यदि सारे ट्रिब्यूटरीज को मिला लिया जाए तो 132 लगभग ट्रांसबाउंडरी रिवर है। भारत और बांग्लादेश में सिमिलरली 54 ट्रांसबाउंडरी रिवर है, 57, जिसमें 3 बांग्लादेश में ऑरिजिन है, बाकी भारत और ऊपर नेपाल से आने वाला ये सब है। तो ये जो स्थिति है, यदि नदी, पानी का उपलब्धता, इसके ऊपर हमें मिलके कुछ सुधारना है, तो सार्क देशों को इकट्ठा आना है। ये बात साफ है, नहीं आएंगे, इसको डुबा देंगे, उसको बांध देंगे, पानी नहीं देंगे, इस ढंग का इनसेन काइंड ऑफ लॉजिक यदि चलते रहेगा तो सभी का नुकसान इक्वल होगा। इक्वल मतलब इक्वल नहीं, सभी का नुकसान होगा। नोबडी इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। द लास्ट फ्यू 2-3 पॉइंट्स इज, जिस स्केल में, ये हमने परसों का वेबिनार में हाईलाइट किया था, जिस स्केल में द राइज ऑफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें नीति में, जिसमें एक है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसमें बदलाव करना पड़ेगा। दूसरा, हमारा लेबर कोड अभी आके, और लेबर कोड के बाद अभी रिसेंटली ओश कोड आया है, जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड। अब यदि देखेंगे उसमें इसका कोई रिकॉग्निशन ही नहीं लिया गया है। और जिस देश में व जिस रीजियन में, दक्षिण एशिया में, भारत में करीब 45 से 50 करोड़, आप सारों दक्षिण एशिया को ले लेंगे, 65-70 करोड़ से ज़्यादा लोग जो फिज़िकली मजदूरी करने के लिए मजबूर है, करना पड़ता है, उनको आजीविका मजदूरी करके ही चलते हैं। तो इनको यदि हमें उस, एक तो ये इनफॉर्मल सेक्टर में होने के लिए ओश कोड का बाहर ही रह जाते हैं, लेबर कोड का भी बाहर रह जाते हैं। अभी लेबर कोड जो फॉर्मल सेक्टर का जो वर्कर है
उनको भी और ज़्यादा खतरनाक स्थिति में धकेल रहा है। इस ढंग का गर्मी में आप 8 घंटे की जगह में आप परमिट करने जा रहे हो 12 घंटा तक आप काम कर सकते हो। मतलब एक व्यक्ति कुछ साल काम करके उसको सारे ख़त्म हो जाएगा, वो फिर उनको निकाल दिया जाएगा, फिर वो जाके मैंने ये करते करते मर जाएंगे। तो इस ढंग का यदि हम नहीं चाहते हैं तो हमें लेबर लॉज में, लेबर कोड में, अभी तो लेबर लॉज ख़त्म हो गया, लेबर कोड आ गया, उनमें, ओश कोड में एंड हीट वेव एक्शन प्लान में, जिसमें मैंने उस दिन हाईलाइट किया था, हीट के साथ ह्यूमिडिटी, सरफेस टेम्परेचर, ये सब लेके हमें प्लानिंग करना पड़ेगा लार्जर स्केल में। और ये सिर्फ ये जैसे शहर लेवल पे कुछ चीज़, म्यूनिसिपल अर्बन लोकल बॉडीज़ का लेवल पे कुछ चीज़ इस प्लानिंग हो सकते हैं, क्योंकि इन रियलिटी आज के दिन में यूनियन गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा कुछ भी उम्मीद करने का हालत में हमें तो दिख नहीं रहा है। क्योंकि ये सबका मैंने 2-3 बार इसको अलग अलग फोरम में बोल चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो लोग हैं शायद इन्होंने इनके साथ इस चर्चा नहीं हुआ। ये बात सबको समझना ज़रूरी है। जब केरला में 2024 में वायनाड में भयंकर बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ, काफ़ी लोग मरे, उसमें केरला में एक कैंपेन, हमारे ही कुछ साथी थे उसमें और लोकल महिलाओं का ग्रुप के साथ, ये कैंपेन का डिमांड था बाकी चीज़ों के साथ, जो इनको जो बैंक लोन था इसको वेव ऑफ कर दिया जाए। तो काफ़ी चलने के बाद केरला सरकार ने मान लिया था और केरला बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया था। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक प्रावधान था, एक ऑप्शन था, जो इस ढंग का सिचुएशन में कोई यदि डिज़ास्टर अफेक्टेड फैमिलीज़ है, उनका लोन माफ़ करने के लिए आप रिकमेंडेटरी पावर स्टेट गवर्नमेंट का भी है और स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी है। तो हमारे महान सरकार जैसे ही केरला में ये रिकमेंडेशन आया और केरला बैंक ने एक्सेप्ट किया, केरला गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, ये पिछले साल सितंबर अक्टूबर के बात कर रहा हूँ, तब उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का कस्टोडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने एक अमेंडमेंट बिल लाया पार्लियामेंट में, जो ये जो प्रोविज़न था इसको हटा दिया। मतलब आज के दिन में कोई बड़ा स्केल में डिज़ास्टर अफेक्टेड फैमिली को लोन वेव करने के लिए ना तो स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड कर सकते हैं, ना एनडीए में व एसडीए में रिकमेंड कर सकते हैं। उन्होंने ये सारे पावर लेके एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी को हाथ में दे दिया, जो कमिटी होम मिनिस्ट्री के अंदर रहेगा। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में हमने इसके चलते काफ़ी मोबिलाइज़ करने का कोशिश किया था एमपीज़ को, बोथ हाउसेस, काफ़ी लोगों को हमने इसको डिटेल लिख के दिया था। उसके चलते 3 ही एमपी, बाकी लोग पढ़ने का भी समय नहीं लगाया, 3 एमपी इसके ऊपर संसद में बात उठाया, लेकिन रूलिंग पार्टी काफ़ी तैयारी के साथ आके उड़ा के लेके चला गया। तो ये स्थिति है। तो हमें यदि कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, जो मैंने बोला, हीट और ह्यूमिडिटी का बढ़ते हुए जो बड़ा स्केल में इम्पैक्ट हो रहा है, जो बढ़ते जाएगा, पानी के चलते जो फूड सिस्टम कोलैप्स करने का चांस बढ़ते जा रहा है। क्योंकि ये फिर से मैंने दोहराना चाहता हूँ आपको याद के लिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन कोलैप्स्ड ड्यू टू फूड सिस्टम कोलैप्स, और फूड सिस्टम कोलैप्स इसीलिए हुआ था जो ग्लोबल कूलिंग के चलते मानसून ईस्टवर्ड शिफ्ट हुआ था। तो आज के दिन में दूसरा किस्म का असर पड़ रहा है। फिर उसके लिए फूड सिस्टम में आज के दिन में जो एडाप्टेड फूड सिस्टम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है। हाँ, 2022 को याद कीजिएगा, 2022 में फरवरी में जब बम्पर व्हीट हार्वेस्ट का प्रोडक्शन था, उसके बाद मार्च अप्रैल में 3 हीट वेव आया, व्हीट प्रोडक्शन क्रैश किया, भारत ने व्हीट एक्सपोर्ट बैन कर दिया। भारत का गेहूं के ऊपर 18 देश निर्भर करते हैं, इंक्लूडिंग इजिप्ट एंड बांग्लादेश जैसे बड़ा बड़ा देश। इजिप्ट में 10 करोड़ से ज़्यादा है, बांग्लादेश में 17 करोड़ लोग हैं। उनमें रोटी और ब्रेड का क्राइसिस बन गया था, रोटी एंड ब्रेड का प्राइस शूट अप किया था। तो ये जो फूड सिस्टम कोलैप्स के चांस जो बढ़ रहा है, उसके साथ दूसरा फैक्टर जो काम कर रहा है वो है इंसेक्ट कॉलोनी कोलैप्स। मतलब इंसेक्ट का, कुछ इंसेक्ट्स काफ़ी विलुप्त हो रहा है, लेकिन उससे तेज़ी से जो बढ़ रहा है, जो स्पीसीज़ विलुप्त नहीं हो रहा है, उनको एबंडेंस बहुत तेज़ी से घट रहा है। और उसको कारण मैंने वही जो बोला, जो रैपिड क्लाइमेट चेंज में एडाप्ट करना इनके लिए मुश्किल होता है। इतना रैपिड क्लाइमेट चेंज में, यही क्लाइमेट चेंज यदि 10,000 साल में होता था तो काफ़ी सारे जीवन इसको एडाप्ट कर लेता, लेकिन 100 साल में इतना तेज़ी से हमने क्लाइमेट चेंज कर दिया, अभी भी करे जा रहा है। तो इसके साथ एडाप्ट करना हर एक लाइफ के लिए संभव नहीं है। तो उसके चलते हमारे फूड सिस्टम विल बी हिट वेरी हार्ड। और आप देख लीजिए, यदि
2 और 3 कंसेक्यूटिव ईयर में यदि फूड शॉर्टेज होगा और बिना पानी का, ज़मीन में पानी कम हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर के चलते ट्रांसपोरेशन लॉस बढ़ गया, ट्रांसपिरेशन लॉस, बोथ इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन, उसके चलते भारत में 29.6% लैंड इन इंडिया is undergoing desertification. This is a data from Indian Space Research Organization, not by me. So all these if you combine, then we see we are driving fast towards a disaster scenario. और उसके लिए कुछ स्टेप्स हम लोकल लेवल पे ले सकते हैं. लोकल लेवल पे एग्रीकल्चर को सिक्योर करना, वाटर सोर्स को सिक्योर करना संभव है, लेकिन लार्जर स्केल में यदि हम करना है तो हमें गवर्नेंस में हस्तक्षेप करना ही है. और ये आज के दिन में, मैं एंड बाय सेइंग दिस बिकॉज देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स बट आई लाइक टू ओपन अप एंड रिक्वेस्ट अदर्स आल्सो टू कम इन, दैट आज के दिन में यूनियन गवर्नमेंट से कितना क्या उम्मीद कर सकते हैं वो मुझे तो आई एम वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट इट. क्योंकि हमने जब एनर्जी पॉलिसी में हस्तक्षेप किया था नीति आयोग को पास, तो उसमें एक्सेप्ट आवर रिक्वेस्ट में उसको डेट बढ़ाना इनपुट देने का और नथिंग एल्स हैपन. तो सिमिलरली एवरीथिंग इज़ देयर एंड कोई भी प्रोग्रेसिव चीज़ होगा तो उसको कम्प्लीटली उल्टा कर देने के लिए क्विकली वो अमेंडमेंट बिल लाएंगे. तो समटाइम्स वी फील कि ठीक है भाई, स्टेट गवर्नमेंट जहाँ थोड़ा रिसेप्टिव है, कहीं अर्बन लोकल बॉडीज़ जो जहाँ रिसेप्टिव है वहाँ काम करके आप कुछ कर सकते हो, तो दैट इज़ पॉसिबल. लेकिन साउथ एशिया लेवल पे जो ड्रीम था अभी भी है, जो ये प्रॉब्लम को यदि हम लोकली भी टैकल करना चाहे तब भी हमें साउथ एशियन कनेक्शन को समझना है. कहीं कहीं हमें गोइंग बियॉन्ड द गवर्नमेंट्स बाउंडरीज, पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन, पीपल टू पीपल सिस्टम्स एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. हमने जब तीस्ता बेसिन में काम किया था 2015 से 2019 तक, हमने पीपल टू पीपल अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टेब्लिश किया तीस्ता बेसिन में, जिसके चलते हमारे ग्रुप्स, मैंने जो जितनी ग्रुप बांग्लादेश में उस ग्रुप में थे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ. वहाँ बहुत अर्ली वार्निंग अभी भी मिलता है. दैट कनेक्शन स्टिल एग्जिस्ट एंड अलाइव. इस ढंग का स्टेप्स बहुत हम ले सकते हैं अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट बाउंडरीज, अक्रॉस स्टेट बाउंडरीज एंड अक्रॉस नेशनल बाउंडरीज. और आज के दिन में कम्युनिकेशन सिस्टम इतनी तेज़ी से बढ़ा है, इतना क्लियर हुआ है, इतना एम्पावर्ड हुआ है, वी कैन ट्रांसग्रेस सम ऑफ द गवर्नमेंटल बैरियर्स एंड बाउंडरीज थ्रू दिस कम्युनिकेशन सिस्टम. तो मुझे लगा कि ये एक स्ट्रैटेजिक हमारा ये हो सकते हैं, ये हम जो सिर्फ नहीं हो रहा है, शार्क ख़त्म हो गया, ये हमारा बैरियर है, सरकार नहीं दे रहा है, वो है, वी हैव टू हिट दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस. बट बियॉन्ड दैट उसको कैसे हम इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, इन अ सेंस कैसे उस बैरियर को रहते हुए भी हम अक्रॉस बाउंडरीज, अक्रॉस बैरियर्स कैसे इसको एक कोलाबोरेटिव रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म बना सकते हैं, वो हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. और उसके लिए हमें अपना कलेक्टिव्स को बड़ा करना पड़ेगा. ये जो इनिशिएटिव्स है, अलग अलग इनिशिएटिव, जैसे यहाँ देख रहा हूँ से जो है, जो विकल्प संगम से जो क्लाइमेट क्राइसिस का ऊपर है, हम लोगों का जो NAPM से हम नसेज का फोरम लॉन्च किया, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ से कुछ हमने अलग से ये किया. तो यहाँ राजेश जी शायद है जो CDNP से कुछ इस ढंग का ये करे. तो लार्जर स्केल में कोलाबोरेशन स्ट्रेटेजी बना के हमें करना पड़ेगा, तभी जाके बहुत. ICAN के भी लोग हैं, ICAN का भी. हाँ, तो मैं यहाँ ही ख़त्म करूँगा. सबको धन्यवाद.